नेक्स्ट वर्क हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा एनर्जी का। तो हेडिंग डालो एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी और पावर में एक ही डिफरेंस होता है। जैसे देखो, एक थोड़ा सा वीक बच्चा है और एक थोड़ा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अगर मैं उनको बोल दूं कि तुम्हें 20 क्वेश्चन लर्न करनी है, ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा का इंटेलिजेंट होगा वो 20 क्वेश्चन को जल्दी लर्न कर लेगा, लेकिन जो दूसरे वाला होगा वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो हम उनकी एनर्जी बोलेंगे सेम, क्योंकि काम दोनों ने ही किया है। टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता एनर्जी के अंदर। तो एनर्जी का मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन अगर हम टाइम ले लेके, जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चा उसने तो कितनी जल्दी कर दिया, और जो दूसरा वाला जो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है, उसने कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है, तो वो हम पावर के अंदर लेकर चलते। तो पावर दोनों की अलग अलग होगी, क्योंकि उन्होंने जितने टाइम के अंदर काम किया वो टाइम अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी समझ में आ गया। एनर्जी का मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml² T-2, ml²T-2। हाँ, वर्क डन को ही हम एनर्जी बोल रहे हैं एक तरह से। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एनर्जी की कितनी सारी टाइप्स होती, तो कितनी टाइप्स होती है एनर्जी के? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों टर्म्स को स्टडी करेंगे इस यूनिट के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनको हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी को हम डीपली स्टडी करते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी की थ्योरम्स वगैरह क्या कुछ है। तो हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज, ओके, इट इज डिफाइंड एज, काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग डालो करो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion. It is defined as energy possessed by a body by virtue of its motion. By virtue of its motion. Virtue का मतलब होता है रीजन, ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है और उसके मोशन में आने की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी आ जाती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे मार्कर मोशन में है तो इस टाइम इसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी है, उसका मास है m, मास ऑफ ए बॉडी इज m, उसकी इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी इज 0। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बॉडी थी रेस्ट में, ठीक है। फिर उस बॉडी के अंदर मोशन आ गई है, ठीक है।
कैसे आई? व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स F, व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स F on body, then body comes in motion and its final speed becomes v, then its final speed becomes v, इसकी फाइनल स्पीड हो जाती है v। समझ में आया? ये एक बॉडी है, इसका मास m है, शुरुआत में ये रेस्ट में थी, तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड हो गई 0, फिर इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, ये आ गई मोशन में और इसकी स्पीड कितनी बन गई? v। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, आधी फिजिक्स कवर हो जाती है न्यूटन्स के लॉ के अंदर। अगर हम बोल देते हैं न्यूटन्स लॉ, मतलब तुम आधी फिजिक्स क्लियर कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूटन्स के लॉ आएंगे। हाँ, 3 लॉ मतलब 3 इक्वेशन और 3 लॉ के थ्रू। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी ही होगी, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी। तो यहाँ पर भी एक बॉडी मोशन में है तो इक्वेशन ऑफ मोशन बना लें। कौन सी यूज करेंगे हम? यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as। फाइनल स्पीड तो v है, इनिशियल स्पीड 0 है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन कितना आ गया? v स्क्वायर बाई 2s। निकाल लिया? एक्सेलरेशन कितना आ गया? v स्क्वायर बाई 2s। ठीक है, अब किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो नीचे से, v स्क्वायर बाई 2s। ठीक है, अब हमें बता वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, mv स्क्वायर बाई 2s मल्टीप्लाई बाई s। s से s कैंसर, वर्क डन आ गया हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखो दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in term of its kinetic energy. This work done is stored in term of its kinetic energy. In terms of its kinetic energy. इस work done को हम kinetic energy के term में store करेंगे। आ गया समझ में? देखो अब इसको एक बार के लिए यहाँ से नज़र हटा के सिंपल बोलो। सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। काइनेटिक एनर्जी निकालना मतलब हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरह से हमें क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमें निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, जहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर बाई s और ये आ गई हाफ m v स्क्वायर। क्या कुछ था इसमें? ये तो कुछ भी नहीं है, उल्टा शुरू कर सकते हो। वर्क डन इज इक्वल टू दिस, देन एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल के सॉल्व। ठीक है, ये तो है इसका सिंपल डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का, जो बहुत ही आसान है। बट कई बार एग्जाम के अंदर वो तुम्हें दे देगा कि कैलकुलस मेथड से तुम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करो। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का यूज करके, स्पेशली इंटीग्रेशन का यूज करके निकाल दो। ठीक है, तो इसका अनदर मेथड लिखो, काइनेटिक एनर्जी का अनदर मेथड ऑफ डेरिवेशन, जिसको बोलेंगे कैलकुलस मेथड।
स्पेलिंग ठीक है कैलकुलस की? चलो देखो, कैलकुलस मेथड फॉर द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन on a body is given by स्मॉल अमाउंट में वर्क डन मतलब क्या होगा? डी डब्ल्यू, जो किसके इक्वल होगा? फोर्स एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? मान लो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और वो कितनी है? डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना? फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन। पुट कर दो, फोर्स की जगह पुट कर दो मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है? डीवी बाई dt के इक्वल होता है ना। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, dv और dt इस साइड लिख दो, dx और dx कर सकते हैं। यहाँ पे ना हमें जो डेरिवेशन करना है, जैसे तुमने कई बार देखा होगा, हम स्केयरिंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100 ऐसे कर देते हैं ना। तो यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन पता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम होता है। तो अगर इसको मैं dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई कर दूँ तो रहेगी तो ऊपर वाली टर्म, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको आगे देखो, dx बाई dt क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी स्पीड होता है वैसे तो, लेकिन मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी v, और ये यहाँ पे कितना है? dv बाई dx। ठीक है, dx बाई dt को हमने इस फॉर्म में। अब हमने ये वाला स्टेप क्यों किया था? ये इस तरह से फॉर्मूला बनाने के लिए। अब ऐसा करने की नीड क्यों पड़ी? देखो, हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, और उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रही है। हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स। बॉडी में क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट। क्या टाइम का कॉन्सेप्ट वहाँ पे है? तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन में जो ये टाइम है ना, इसको हमें ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम है ही नहीं। तो इस वजह से हमने dx बाई और dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दिया। अब एक्सीलरेशन की जगह यहाँ पे पुट कर दो v dv बाई dx और मल्टीप्लाई बाई dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तुम मुझे यहाँ से खुद बताओ। dx से dx कैंसिल, तो dw किसके इक्वल आ गया? m v dv। अब यहाँ पे जो ये हमने वर्क डन किया है वो तो बिल्कुल थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए किया है ना, बिल्कुल थोड़ी सी डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस? dx के लिए। अब हमें जो मूवमेंट करनी है वो थोड़ी बड़ी डिस्टेंस के लिए करनी है, कि बड़ी डिस्टेंस में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो टोटल वर्क डन ऑफ ए बॉडी इज, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इस साइड भी इंटीग्रेशन होगा। अब से खाली ये बता मुझे, इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू है? यहाँ पे वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो d के साथ टर्म होती है। तो ये वेलोसिटी के साथ इंटीग्रेशन है ना, तो जो लिमिट अप्लाई करेंगे वो भी किसकी अप्लाई करेंगे? लिमिट की। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट कैसा था? रेस्ट में, तो इनिशियल कितना हो गया? 0। फाइनल कितनी है उसकी? v, तो लिमिट हो गई। यहाँ पे आ जाएगा w, m कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया? m कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 से v dv। तो वर्क डन इज इक्वल टू m v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई 2। लिमिट हो जाएगी 0 से v।
अब एक गलती क्या करते हैं बच्चे, ये इंटीग्रेशन कर देंगे और साथ में साइन भी रखेंगे। जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी, इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है और लिमिट इस तरह से एक सीधा डंडा लगा के लिमिट पुट कर देते हैं ऐसे। ये v स्क्वायर कैसे है, क्योंकि v का है ना, v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v का किया। हाँ, ये dv तो इसका मतलब ये बताने के लिए कि मास का नहीं करना है, v का इंटीग्रेशन करना है। इस dv का काम बस इतना ही है और इसका कोई यूज नहीं है। अब 2 को बाहर ले लो, अपर लिमिट कितना है v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, v की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, तो वर्क डन आ गया हाफ m v स्क्वायर, और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। आ गया, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। हो गया। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में dw लेना शुरू किया, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह v मल्टीप्लाई बाई dv बाई dx, dx से dx कैंसिल, dw किसके इक्वल आ गया mv dv, फिर इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। क्लियर कर लोगे। अब इसी टॉपिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी का ही टॉपिक चल रहा है ये एक, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम का कितना होता है m v, तो m v तो यहाँ पे है, बट प्रॉब्लम क्या है, m की पावर 1 है, v की पावर 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, m से ऊपर मल्टीप्लाई और m से नीचे डिवाइड कर सकते हैं। m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई फर्क पड़ा नहीं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो ऊपर m का स्क्वायर v का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ गया 2m। अब इसको मैं पूरे को ऐसे लिख सकती हूँ m v का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी m v तो क्या होता है p लीनियर मोमेंटम, तो इसकी जगह p लिख दूंगी तो p का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। हिला दी टेबल कोई बात नहीं, दिख रहा है ना अच्छे से, क्लियर, कोई बात नहीं। चलो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। रिलेशन निकल गया ना काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम का। हो गया। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी काइनेटिक एनर्जी के अंदर ही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, छोटा e और कैपिटल V, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो। ये क्या होता है, द एनर्जी एक्वायर्ड की स्पेलिंग देखो, ठीक है ना, A-C पक्की बात, मुझे अब गलत लगा, ए की सी आएगा, हाँ। द एनर्जी एक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट passes through a potential difference
when it passes through a potential difference of 1 volt बताओ। देखो एक फॉर्मूला होता है जो तुम पढ़ते हो +2 क्लास में, वो होता है वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन पे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट V। तो ये वर्क डन हो गया। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल में होता है ना। तो यहाँ से एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये क्या होती है? वर्क डन की यूनिट। वर्क डन मतलब एनर्जी की यूनिट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? वर्क डन या फिर एनर्जी की। अब हमें ये बताना है कि जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला +2 क्लास में पढ़ोगे तुम। लिख लो, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या था? चार्ज था ना फॉर्मूले में, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। तो कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट किसके इक्वल होता है? जूल के इक्वल। कूलम वोल्ट किसके इक्वल होगा? जूल के इक्वल। क्यों? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का, चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। तो CV की जगह में J लिख सकते हैं या नहीं? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और 10th क्लास में भी पूछा गया था ये। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10th क्लास में आता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। तुमने नहीं पढ़ा मतलब। चलो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स और लिखो दो काइनेटिक एनर्जी के ही टॉपिक में। सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सम एक्स्ट्रा पॉइंट। लिखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन स्पीड नॉट ऑन वेलोसिटी, नॉट ऑन वेलोसिटी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी हो गई ना। ठीक है, एनर्जी वैसे भी स्केलर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड नॉट ऑन वेलोसिटी। तो यहाँ से ना एक क्वेश्चन आता है जो मेरे बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, mv²। ऐसा करके फॉर्मूला दे देंगे वो तुम्हें खुद, और ये बताएंगे कि इसमें v बताओ क्या है। स्पीड है, क्योंकि अगर सिंपल v बोलते हैं ना, सिंपल v वेलोसिटी होती है, लेकिन वेलोसिटी का जब हम स्केयर कर देते हैं, वेलोसिटी क्या? वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर की अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर बन जाती है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी में v² बन गया ना, ये स्पीड बन गया है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट लिखो, वो नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो